हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम कवर करेंगे इसमें, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो। एक तरफ मैंने इंग्लिश मीडियम रखा हुआ यहाँ पर और दूसरी तरफ हिंदी मीडियम है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए अपने नोट्स बनाने में। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो क्लास के स्टूडेंट है चाहे वो क्लास के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, आपको एक काम है कि जो भी क्वेश्चन बीच में पूछे जाएंगे, हम बीच में क्वेश्चन पूछेंगे और अंत में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने वो वीडियो देखी हुई है, आपको कमेंट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन का आंसर। पिछली वाली वीडियो में हमने अगस्त का करंट अफेयर कवर कर लिया है। आज हम सितंबर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 होगा। 3 वीडियो में एक मंथ करंट अफेयर का कवर हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और आपका ध्यान भी एक वीडियो में फिर बना नहीं रहता है। तो इस वाले करंट अफेयर में एक ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उर्जित पटेल कमेटी, आपको सिर्फ ध्यान रखना है लास्ट तक, पूरा के पूरा फोकस यहीं पर। नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहिए, जो कि आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप बाद में नोट्स बनाना चाहते हैं तो ठीक है, पीडीएफ आपके कोर्स में ऐड कर दी जाएगी। क्लियर है। और जो भी आपको मेन से क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी मेन से क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो पॉलिटी के हो, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के एंड हिमाचल के, ये आपको मेन से क्वेश्चन दिए गए हैं। टाइमली इनको सबमिट कर दीजिए। आपको मैंने टाइम भी बता दिया कब तक सबमिट करने हैं, ताकि आपको प्रॉपर इसका फीडबैक भी मिल पाए, ताकि आपकी मेंस की जो तैयारी है वो साथ साथ में चली रहे। ऐसा ना हो कि प्रीलिम की तैयारी अलग चली हुई है, मेंस की तैयारी अलग चली हुई है। तो ताकि आपका साथ साथ में ये रिदम बना रहे प्रिपरेशन का, क्योंकि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये मान कर के एग्जाम नहीं आएंगे तो आपके पास ये अच्छा मौका है जहां पर आप बाकियों से अच्छी खासी लीड ले सकते हैं। खैर, सबसे पहले हमारे पास है उर्जित पटेल कमेटी। वाई इट वॉज इन न्यूज? उर्जित पटेल को हाल ही में, जो उर्जित पटेल हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज आईएमएफ, सॉरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ। तो एक तो हमारे पास ये जरूरी हो गया। तो उर्जित पटेल कमेटी भी इसके साथ में ही न्यूज में है। दैट इज दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2013। पहला न्यूज कि ये जो कमेटी थी ये 2013 में फॉर्म की गई। क्यों फॉर्म की गई है याद रखना है। फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, जो भारत की मौद्रिक नीति है उसे, उसकी समीक्षा करने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। किसने? आरबीआई ने ये गठन किया था। ये क्यों किया था तो मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर उर्जित पटेल एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, जिनको अपॉइंट किया गया था उस समय, 8 मेंबर की कमेटी थी ये। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, वैसे याद रख सकते हैं। 8 मेंबर की कमेटी थी, चेयरमैन ये थे। द कमेटी वाज टास्क्ड विद एग्जामिनिंग वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसीज। इन्फ्लेशन किस तरीके से टारगेट किया जाएगा, तो ये सब चीजें इस कमेटी का एक पक्ष था। ये इनका ऑब्जेक्टिव था कमेटी का। बाकी आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन द आरबीआई एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने 2014 में अ फॉर्मल ट्रांजिशन वाज मेड इन 2016 टुवर्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड अ 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई थी, एमपीसी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी टुवर्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग विद 6 मेंबर्स कमेटी। तो इस कमेटी को आप याद रखना है कब बनाई गई, 2016 में ये बनाई गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है कि 6 मेंबर की कमेटी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया अपनी ऑफिशियल गेजेट में अगस्त 5 2016 में, दैट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जो इन्फ्लेशन होगा, दैट टारगेट वुड बी 4% विद +-2 टॉलरेंस बैंड फॉर अ पीरियड फ्रॉम 5 अगस्त 2016 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी जरूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब नोटिफाई किया, यही कमेटी ने जब रिपोर्ट अपनी दी, पहले क्या हुआ देखो, उर्जित पटेल कमेटी अपॉइंट कर दी गई 2013 में। अब 2013 के बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी। 2016 में गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम एक कमेटी बनाएंगे, जैसे एमपीसी कमेटी, ये 6 मेंबर की कमेटी होगी। और फिर इनका इन्फ्लेशन टारगेट जो रहेगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, कि +-2 चलता रहेगा। 4 में से आप +-2 कर लो, ठीक है। 4 + 2 हो गया 6 हो गया, 4-2 2 हो गया। तो ये इतना कर हम सहन कर सकते हैं। तो ये कमेटी बनाई गई, कब बनाई गई हमें ये याद रखना है। और उर्जित पटेल को हाल ही में आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है रमन मैग्सेसे अवार्ड। द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, also known as Educate Girls, was awarded the Raman Magsaysay Award on Sunday, becoming the first Indian organization to receive the prize. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि हाल ही में जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया भारत की अगर बात की जाए तो 2025 में दिस फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, तो इनको भारत से रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसलिए ये भी जरूरी हो गया। देखो, दिस इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द अवार्ड। अगर इस प्राइज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, एशियाज प्रीमियम प्राइज एंड हाईएस्ट ऑनर है ये।
और रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का प्रीमियम प्राइज एंड हाईएस्ट ऑनर सेलिब्रेट ग्रेटेस्ट ऑफ द स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन एशिया। इसके ट्रस्टी की अगर बात की जाए तो वो हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1957 को होती है, तो ये आप जान सकते हैं। वैसे 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और फिर द फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया? फिलीपींस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी एंड 5 आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल वर्किंग इन इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड श्रीलंका। तो किसे पहली बार प्रदान किया गया, थोड़ा बहुत ये आपने याद रख लेना। 6 कैटेगरी को ये दिया जाता था until 2008 द अवार्ड वाज गिवन इन ईच ऑफ द 6 फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ये जो हमारे पास है जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस एंड ये सारी चीजें हैं। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत वैसे है नहीं। एशिया का प्रमुख पुरस्कार या सर्वोच्च सम्मान है ये, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीएम स्वनिधि। अब पीएम स्वनिधि स्कीम क्यों न्यूज में है? क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्वानंदा सोनोवाल सेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज प्रूव्ड through the successful implementation of PM Swanidhi scheme that he will never let down the poor। उन्होंने कहा कि वो गरीबों को भी निराश नहीं होने देंगे। अब गरीबों को निराश नहीं होने देंगे, चलो वो अलग चीज है। हमारे लिए जरूरी क्या है? पीएम स्वनिधि स्कीम। अब पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी फड़ी वाले होते हैं, तो रेडी फड़ी वालों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, कि उनके लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट है। माइक्रो क्रेडिट यानी कि छोटे लेवल पर उनको क्रेडिट दे देना, कि 10,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, ऐसे करके। तो ये स्कीम जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि स्कीम क्या करता है? टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000, 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। टू इंसेंटिवाइज रेगुलर रीपेमेंट और टू रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शंस। अब जो पुनर्भुगतान करता रहेगा उसको और ज्यादा प्रोत्साहन किया जाएगा। जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करेगा उसको कई बार होता है आपको अवार्ड मिल जाते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो पीएम स्वनिधि उसी का पीएम स्वनिधि में भी वही एक ऑब्जेक्टिव है। द स्कीम विल हेल्प to formalize the street vendors with above objective and will open up new opportunities। तो वैसे ही आपने देखा ना, कई बार आपने देखा होगा कि 10,000 रुपए का लोन मिला है तो क्या करेंगे? छोटे लेवल पर 10,000 ठीक होते हैं, काफी होता है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए से वो अपना थोड़ा बहुत बिजनेस चला देते हैं और उस बिजनेस से फिर बाद में जो इनकम वगैरह आएगी उनके पास, डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे वो गूगल पे से, फोन पे से, इस तरीके से पेमेंट वो करेंगे तो उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ताकि इनफॉर्मल को थोड़ा बहुत फॉर्मल करने की ये कोशिश हो सकती है। The scheme is available for beneficiary belonging to only those states and union territory which have notified rules and schemes under the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014। जिसने इस तरीके के रूल्स बनाए हैं उन्हीं स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल मेघालय में ये स्कीम आई थिंक लागू नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये उनके अपने रूल चलते हैं, तो इसलिए वहां पर ये स्कीम नहीं थी। क्लियर है? तो पीएम स्वनिधि स्कीम किससे संबंधित है ये आपने याद रखना। यहां पर भी लिखा हुआ है जिससे 50 लाख रेडी वालों को फायदा पहुंचेगा। और इसमें जो ब्याज की दर है वो 7% की है, 7%। तो ये भी हमारे पास कम है। और साथ ही साथ में 10,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। डिजिटल लेन देन पर 1,200 तक कैशबैक मिल सकता है, रिवॉर्ड या कैशबैक। तो 1,200 रुपए तक कैशबैक मिल जाएगा अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। और समय से भुगतान अगर किया जाएगा तो अगली बार बढ़ा हुआ लोन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 5,000 का लोन लिया तो उसके अगली बार हो सकता है 7,000 का लोन मिल जाए, उसके बाद उसका और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दैट इज पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि स्कीम आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता क्या है और ये न्यूज में क्यों है? अभी हाल ही में क्या हुआ कि दिस अलाथुर लेक इन इरोड नोटिफाइड एज तमिलनाडु थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये तमिलनाडु की तीसरी है, तो तमिलनाडु की थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको अधिसूचित किया गया है। जैव विविधता विरासत इसको घोषित कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आखिरकार होता क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जैव विविधता धरोहर स्थल होता क्या है? ये विशेष क्षेत्र होते हैं जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, जैसे भूमि पर, तटीय क्षेत्र पर, आंतरिक जल या समुद्री जल, जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा हो, जैसे कि स्पीशीज रिचनेस, प्रजातियों की समृद्धता पाई जाती हो, हाई एंडेमिज्म हो, रेयर जो थ्रेटन्ड स्पीशीज है वहां पर आपको देखने को मिलती हो, कीस्टोन स्पीशीज आपको देखने को मिलती हो, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डोमेस्टिक एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज हो,
प्री एमिनेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल। इतना आसानी से आप ये समझ लो कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर देते हैं। 2007 में द नालूर टमरिन ग्रोव इन बेंगलुरु कर्नाटका वाज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट एज द इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये पहली घोषित की गई थी 2007 में। इन अब आप ये समझ लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स पहली कौन सी घोषित की गई थी, अभी हाल ही में कौन सी नोटिफाइड की गई है, तो अलातुर लेक इन इरोड, कहां पर है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की तीसरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो हमें पता होना चाहिए, हो सकता है ये आपको मेंस में आ जाए। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किस तरीके से घोषित कर सकते हैं, क्यों घोषित कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे साइंस एंड टेक में इस बार काफी आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना अब ज्यादा बन रही है, तो हमें याद होना चाहिए। अब हु कैन डिक्लेयर दिस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, कौन डिक्लेयर कर सकता है इसको? Section 37 of the Biological Diversity Act. The state governments are empowered to notify in the official gazette in consultation with the local bodies areas of the biodiversity importance as biodiversity heritage site. कौन कर सकता है? तो स्थानीय निकाय से परामर्श करके जो स्थानीय सरकारें हैं वो इसको नोटिफाई कर सकती हैं। जो स्थानीय सरकारें हैं सेक्शन 37 के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने का अधिकार इनको प्राप्त है। इसके ही सेक्शन 2 में ऑफ सेक्शन 37 सब सेक्शन इसका बना हुआ है, जैसे ये 37 है तो 37 का सबसेक्शन 1 है, 37 का सबसेक्शन 2 है। ये कहता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट का, द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स फॉर द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल करके उनके साथ कंसल्ट करके ये रूल्स उनको बना सकती है कि किस तरीके के रूल हमें बनाने हैं फॉर द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तीसरा सबसेक्शन इसका क्या कहता है कि स्कीम ये बना सकते हैं जिसे रिहेबिलिटेट करना हो एनी पर्सन और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इकोनॉमी अफेक्टेड बाय सच नोटिफिकेशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या है, क्लोजली लिंक टू इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो ये तो आपको हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत ये याद रखते हैं कि कौन डिक्लेयर कर सकता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को। नेक्स्ट हमारे पास है युद्ध कौशल 3.0। व्हाट इज दिस युद्ध कौशल? तो युद्ध कौशल है एक एक्सरसाइज दैट वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन कामेंग रीजन। कहां पर? कामेंग रीजन। और ये कामेंग रीजन है कहां पर? युद्ध कौशल 3.0 हमें पता होना चाहिए कामेंग रीजन का। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में दिस इज कामेंग, ईस्ट कामेंग हो गया, देखो एक हमारे पास वेस्ट कामेंग है, और यहीं से एक रिवर आती है कामेंग रिवर, एंड दिस कामेंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस इज कामेंग। तो दिस कामेंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, यहां से देखो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, एंड दिस ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी ये भी है। इनकी और ट्रिब्यूटरी जैसे सॉरी यहां से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, जैसे दिवांग हो गया, लोहित है, या सुबनसिरी है, और एक हमारे पास ये भी हो गई कामेंग रिवर हो गई। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इंडियन आर्मी ने ये कंडक्ट किया था, तो इतना ही आपने याद रखना है। कामेंग रीजन कहां पर है, कामेंग ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट हमारे पास है विक्रम 32। व्हाट इज दिस विक्रम 32? तो हाल ही में पीएम मोदी ने रिसीव की फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप। बहुत छोटी चिप है ये, ठीक है, बहुत छोटी चिप है जिसका नाम अभी रखा गया है विक्रम 32। तो विक्रम 32 इज अ बिट चिप, हमें इतना याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड विक्रम 32 बिट प्रोसेसर चिप to Prime Minister नरेंद्र मोदी at the Semicon India's 2025 कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये सेमिकॉन भी क्या है, यहां पर एक चीज ये भी तो आ रही है ना, सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस आ रहा है। अब ये जो चिप है दिस वाज डिजाइन्ड बाय द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द इंडियाज फर्स्ट फुली मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो ऐसी जो चिप है भारत में अभी पहली बनी हुई है। बनाई किसने है ये भी आपको याद रखना है। एक तो आपका हो गया इसरो, इसरो के द्वारा बनाई गई है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में उसको बनाया गया है। द चिप कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क, बहुत सारे जो टास्क है वो ये कर सकती है। इट कैन वर्क विद डेसिमल नंबर्स सच एज 3.14 इज बिल्ट ऑन अ 32 चिप डिजाइन। तो बहुत सारे ये चीजें कर सकती है, वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम टेम्परेचर सहन कर सकती है, एंड एनवायरमेंट फेस ड्यूरिंग स्पेस मिशंस, स्पेस मिशन के लिए हमें चिप की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये चिप
उसमें हेल्पफुल रहेगी, और ये मेन इन इंडिया है तो हमें ये पता होना चाहिए। द प्रोसेसर इज एन एडवांसमेंट ओवर द विक्रम 1601, a 16-bit chip that has powered ISRO's launch vehicles since 2009। तो पहले हम कौन सी चिप यूज करते थे, ये 16-bit चिप। अब हमारे पास क्या है, 32-bit चिप है, और ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। The chip's role is to take charge of navigation, control, and missions management in launch vehicles, carrying out split seconds calculations to keep rockets stable and on course business standards reported। जैसे कि मान लेते हैं आपकी फोन की चिप है, तो फोन की चिप क्या काम कर लेती है, उसमें डाटा स्टोर्ड है, उसमें आपने गाने रखे हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रही है ना। तो सेम तरीके से आप समझ लीजिए कि रॉकेट में भी उस तरह की चिप लगी हुई है, और वो भी क्या कर रहा है, वो कैलकुलेशन को देख रहा है, कितनी कैलकुलेशन कहां पर, कौन सा रॉकेट किधर को जा रहा है, ठीक है, कोई फोटो स्टोर कर रहे हैं, ये सब चीजें वो चिप करती है। अब ये सेमीकॉन क्या है, सेमीकॉन इंडिया का सेमीकॉन इंडिया इज one of the 8 annual Semicon exposition worldwide hosted by the SEMI that brings together executive and leading experts in the global semiconductor design and manufacturing ecosystem। तो जो सेमी है ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, एसोसिएशन कनेक्टिंग ओवर 3000 मेंबर कंपनीज एंड 1.5 मिलियन प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। तो जो सेमी है, सेमी के द्वारा ही ये किया गया था सेमीकॉन। सेमीकॉन किससे रिलेटेड हो गया, सेमी किससे रिलेटेड हो गया, सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक एक्सपोजिशन, सारे जो वर्ल्ड लीडर है वो यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आईएसएम जो है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की अगर बात की जाए, कब लॉन्च किया गया, थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में पता होना चाहिए फिर। तो दिस आईएसएम इंडियन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2021, दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया इसको। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होना चाहिए, 2021 में इसको लॉन्च किया गया। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की नोडल एजेंसी है। कौन, आईएसएम, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट हमारे पास सेमीकॉन से आपने याद क्या रखना है, ये विक्रम 32 क्या है, ठीक है, विक्रम 32 क्या है, 32-बिट चिप है ये। और इससे पहले हमने क्या देखा, युद्ध कौशल 3.0 कामेंग, और फिर हमने इससे पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की हमने बात की थी कि कौन डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, और साथ ही साथ में तमिलनाडु की थर्ड अलातूर लेक, और उससे पहले हमने पीएम स्वनिधि के बारे में देखा, उससे पहले रबन मैग्सेसे अवार्ड हमने देखा, और उससे पहले हमने देखा उर्जित पटेल कमेटी। 2013 में इसको फॉर्म किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम उसको समीक्षा कर सकते हैं और किस तरीके से उसे इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है भारती। व्हाट इज दिस भारती, तो भारती अपेडा के द्वारा, अपेडा का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने लॉन्च किया भारती इनिशिएटिव टू बूस्ट एग्री फूड एक्सपोर्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो भारती है वो किस चीज से संबंधित है, जो हाल ही में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये एक्सपोर्ट, एग्री फूड को एक्सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। दिस स्टैंड्स फॉर द भारतीज हब फॉर एग्रोटेक resilience, advancement and incubation for export enablement has been designed to empower 100 agri-food and agri-tech startups, accelerate their journey, promote innovation and create new export opportunities for the young entrepreneurs। क्या कहानी कह रहा है ये, कि भारत का हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियंस, एडवांसमेंट, ये सब चीजें जो 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीक स्टार्टअप को सशक्त बनाने, जैसे खाद्य से रिलेटेड, कृषि खाद्य से रिलेटेड कोई भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं उनको और ज्यादा बूस्ट देने के लिए, क्योंकि तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना। वो उनकी जो यात्रा है, यहाँ पर लिखा हो देखो, जैसे उनकी यात्रा है, उनकी यात्रा को और ज्यादा तेज करने के लिए, उनको बूस्ट देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, और जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, उनको और ज्यादा अवसर देने, किसके लिए, जो हम निर्यात कर रहे हैं उसके लिए भारती लॉन्च किया गया है बाई अपेडा। Conceived as APEDA's vision to achieve $50 billion in agri-food export for its scheduled products by 2030, the initiative marks a significant step to strengthen India's agriculture and processed food markets या exports। तो 2030 तक हमें क्या करना है, 50 बिलियन लिखा, $50 बिलियन तक हमें इसे बढ़ाना है। तो इतना आपने याद रखना है, भारती किस चीज से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट, एग्री फूड एक्सपोर्ट से संबंधित है ये, इतना आप याद रखना। कृषि खाद्य निर्यात को हमें बढ़ावा देना है।
स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लीमेंट एंड एनहांस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट लेड इनक्यूबेशन सेंटर्स, वो हमें और ज़्यादा बढ़ाने हैं, प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमें और ज़्यादा बढ़ाना है, तो हम याद रख सकते हैं। नाउ वी हैव दिस रिवर स्वर्णमुखी। आपको ये बताना है कि रिवर एक है रिवर स्वर्णमुखी, ये स्वर्णमुखी रिवर है, और दूसरी जो आपने कई बार स्वर्णमुखी रिवर पढ़ते हैं आप, स्वर्ण रेखा रिवर आप पढ़ते हैं कई बार, तो ये वाली जो रिवर है वो स्वर्णमुखी रिवर है, और ये स्वर्णमुखी रिवर है आपका आंध्र प्रदेश में। इसको रेजुबिनेट करने के लिए, अगर आपने याद होगा पिछली बार मैंने मेंस में आपको क्वेश्चन दिया था अबाउट रिवर रेजुबिनेशन, तो उसमें एग्जांपल आप डाल सकते हैं ये कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये क्या किया कि इस रिवर को रेजुबिनेट करने के लिए, इसको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन स्वर्ण चलाया। तो ऑपरेशन स्वर्ण किसके द्वारा चलाया गया है और कहां पर ये चलाया गया है? तो स्वर्णमुखी रिवर को रिवाइव करने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि इस तरफ जा रही है, ये आपका ईस्ट की तरफ जा रही है। एंड डिस्चार्ज इनटू बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में आपकी जाती है। ये कैचमेंट एरिया लगभग इसका 3225 स्क्वायर किलोमीटर है। ओरिजिन कहां से होता है थोड़ा बहुत हम याद रख सकते हैं इसके बारे में। तो ओरिजिन की अगर बात की जाए, ईस्टर्न घाट नियर द पकाला विलेज इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, तिरुपति जो हिल्स है वहां होकर के गुजरती है, रिचिंग द सी। यू हैव टू रिमेंबर दिस तिरुपति हिल्स। बाकी तो चलो आप याद रख लेना कि स्वर्णमुखी रिवर कहां पर है, कहां होकर के जाती है, लेकिन तिरुपति हिल्स होकर के जाती है। एग्जाम में आ जाएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वहां पर आ जाएगा कि रिवर स्वर्ण रेखा रिवर पासिस थ्रू तिरुपति हिल्स। तो तिरुपति हिल्स होकर के ये गुजरती है। 130 किलोमीटर की है ये। सेक्रेट साइट्स इसी के साथ में ही, जैसे तिरुमल्ला है, तिरुमल्ला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और श्री कालहस्ती से इन होम टू फेमस जो हिंदू टेम्पल है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, श्री कालहस्तीश्वर। इंडिपेंडेंट रिवर है, नॉट कनेक्टेड टू लार्जर रिवर सिस्टम। एंड रेनफॉल की अगर बात की जाए तो नॉट इंपॉर्टेंट। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है ये आपको याद रखनी है, द मेन ट्रिब्यूटरी इज कल्याणी रिवर, और यहीं पर इस कल्याणी रिवर पर ही कल्याणी डैम बनाया गया है 1977 में अक्रॉस दिस कल्याणी रिवर। तो मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द स्वर्ण रेखा रिवर इज कल्याणी रिवर, और कल्याणी रिवर पर ही आपका बनाया गया है, ये डैम बना दिया गया है। आपको कमेंट्स में बताना है कि विच रिवर इज नॉन एज गंगा ऑफ साउथ। गंगा ऑफ साउथ किस रिवर को कहा जाता है? नेक्स्ट हमारे पास है मराठास। क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि यहां पर चला हुआ था कि ये जो कुंभी कास्ट है, महाराष्ट्र फाउंड्स पैनल टू इशू कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट्स टू मराठास, जारंग्स एंड्स फास्ट। यहां पर जारंग है, यहां गलत लिखा हुआ, तेजी से समाप्त किया। यहां पर उन्होंने क्या किया था, ये फास्ट रखा हुआ था, तो उससे गवर्नमेंट पर और ज्यादा प्रेशर बना कि इनको आरक्षण दिया जाए। तो उस आरक्षण के लिए ही ये मांग चली हुई थी। तो कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट्स टू मराठास, पैनल टू इशू कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट्स टू मराठास, तो ये चला हुआ था वहां पर। अगर हम मराठास की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड में ओरिजिन होता है इनका। और किंगडम की अगर बात की जाए, इंडिपेंडेंट किंगडम था, हिंदुत्व स्वराज्य बाई चैलेंजिंग आदिल शाह और मुगल रूल को समाप्त करने की बात चली हुई थी यहाँ पर। 1674 में शिवाजी एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। कहाँ पर? वॉज फॉर्मली क्राउंड एट राजगढ़ फोर्ट, जो रायगढ़ फोर्ट है वहां पर इनको ताज पहनाया गया। इनके प्रशासनिक प्रणाली की अगर बात की जाए, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम यहाँ फॉलो हुआ करता था इस समय की अगर बात की जाए शिवाजी टाइम पीरियड में। लेकिन आपको याद रखना ये कुंभी कास्ट, और क्योंकि मेन न्यूज तो यही है आपका कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट्स टू मराठास। तो इनमें अष्ट प्रधान कहा जाता था, 8 होते थे, जैसे यहाँ पर आपको 8 दिख रहे हैं कि पेशवा जो चीफ हुआ करते थे। इसके बाद पेशवा आपने देखा ना, पेशवा रूल करते थे, बाजीराव पेशवा पेशवा हो गए, सेनापति हो गए, माजुमदार हो गए। देन वी हैव वकाई नाबिस जो पोस्ट इंटेलिजेंस एंड डोमेस्टिक अफेयर देखते थे। देन सुरबीस है, चिटनीस है, पत्राचार के मामले में ये देखा करते थे, यही है ना, सुरबीस है, चिटना, पत्राचार। देन वी हैव दवीर इंटरनेशनल अफेयर्स, न्यायाधीश न्याय के लिए, पंडित राव रिलीजियस मैटर के लिए। तो अष्ट प्रधान था ये। अष्ट प्रधान यानी कि काउंसिल ऑफ 8 मेंबर्स, काउंसिल ऑफ 8 मेंबर्स टू एड एंड एडवाइस शिवाजी या फिर मराठास। देन द गवर्नर वाज आल्सो इन न्यूज। कुंभीज कास्ट आपने याद रखना है, गवर्नर भी न्यूज में था, तो गवर्नर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता है गवर्नर के बारे में। नॉमिनल हेड होता है स्टेट का अंडर आर्टिकल, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, मेंस के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है गवर्नर से, तो आपको वो भी करना है, उसमें आर्टिकल भी मेंशन हुए होने चाहिए। तो आर्टिकल 154 में अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट टू अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड फेडरल कोऑर्डिनेशन, तो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है अंडर आर्टिकल 154। कौन करता है? नॉमिनेटेड हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, अपॉइंटेड बाय द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट तो नहीं किए जाते हैं गवर्नर। अगर टेन्योर की बात की जाए तो गवर्नर सर्व्स एट द प्रेसिडेंट्स प्लेजर अंडर आर्टिकल 156। 5 ईयर टर्म कस्टमरी है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। सूर्यनारायण केस सुप्रीम कोर्ट प्लेजर्स, सॉरी प्रेसिडेंट के प्लेजर्स, वो बात कौन से केस में की गई है वो हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 153 अलाउज वन पर्सन टू सर्व एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155। पंत वर्सेस तिलक, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज इंपॉर्टेंट केस जो आपको याद रखना है कि कौन से केस में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो गवर्नर है, गवर्नर संवैधानिक प्राधिकरण है, सरकारी कर्मचारी वो नहीं है, नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो एक संवैधानिक प्राधिकरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर फॉर अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द गवर्नर। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? आर्टिकल 157 से लेकर के 158 तक बताया गया है। द इंडिविजुअल मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए, कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें सेम है, सेम यानी कि इजी चीजें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको महिमा मैम ने बताया हुआ है, पॉलिटी में ये सब चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं उनके द्वारा। सरकारी कमीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि चीफ मिनिस्टर मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। सेंटर स्टेट रिलेशन की जब बात करते हैं ना सरकारी कमीशन में, तो अगर आपको अपॉइंट करना है गवर्नर को तो कंसल्ट कर लीजिए पहले, किसको? गवर्नर को ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, सॉरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, नॉट रिसेंटली एक्टिव इन द पॉलिटिक्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अभी उन्होंने पॉलिटिक्स से या अभी पॉलिटिक्स में ही है वो, यानी किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और उनको गवर्नर बना दिया कहीं का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच में उनको थोड़ा बहुत ब्रेक दे दिया जाना चाहिए। देन वी हैव वेंकटचलेया कमीशन 2002, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। गवर्नर मस्ट रिजाइन इफ दे लूज द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंस। और दूसरा हमारे पास है अ फिक्स्ड 5 ईयर टेन्योर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्री रिमूवल। तो यदि वे निर्वाचित सरकार का विश्वास खो देते हैं तो राज्यपाल का इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए, इन्होंने ये सिफारिशें दी थी। और जो 5 साल का कार्यकाल है ये प्रोटेक्ट होना चाहिए फ्रॉम आर्बिट्रेरी रिमूवल्स, कि मनमाने तरीके से इनको रिमूव ना किया जाए। नेक्स्ट वी हैव पूंची कमीशन 2010, ये सारे कमीशन आपने याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अपॉइंटमेंट शुड फॉलो अ कोलिजियम प्रोसेस इन्वॉल्विंग द पीएम, होम मिनिस्टर, स्पीकर एंड सीएम। तो कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए जब आप अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर को, एंड 2 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड इफ नीडेड फॉर द एक्टिव एंड द रिटायर्ड पॉलिटिशियंस। मान लीजिए एक्टिव कोई पॉलिटिशियन है, अभी बीजेपी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके 2 साल का गैप दिया जाना चाहिए और 2 साल के बाद उसको गवर्नर कहीं पर अपॉइंट कर दे सकते। दिस 2 ईयर पीरियड इज नोन एज कूलिंग ऑफ पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास है UDID, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, मेंस के लिए। प्रीलिम में तो नहीं पता, मुझे नहीं पता इन द सेंस कि प्रीलिम में बहुत कम चांसेस है इसके आने के, लेकिन मेंस के लिए जरूरी है क्योंकि वहां पर अलग से सेक्शन आ जाता है जहां पर हम बात करते हैं विमेन की, चाइल्ड विमेन हो गए, चिल्ड्रन विमेन हो गए, और फिर साथ ही साथ में आपके डिसेबल हो गए, स्पेशल एबल्ड जिनको हम कहते हैं स्पेशली एबल्ड, तो ये हमारे लिए जरूरी है। और ये UDID है क्या? ये आईडी होती है जो दी जाती है आपके फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो लेस देन 40% ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, आंकड़ों से ये पता चला है कि 40% से भी कम की जो 40% से जो कम अगर हम देखें संख्या को, तो जो विकलांग हैं उनमें से 40% से भी कम के पास ये आईडी है। अगर ये आईडी कार्ड उनके पास होगा ही नहीं, विच इनेबल्स एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड अदर जो उनको बेनिफिट्स मिलने थे वो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनके पास तो वो कार्ड है ही नहीं। तो इसीलिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं
मान लेते हैं 100 लोग हैं, तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों के पास ही वो कार्ड है। और ये कार्ड होता क्या है? नेशनल डेटाबेस है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इश्यूज यूनिवर्सल यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो बेनिफिट हैं पूरे देश भर में उनको वो बेनिफिट दे दिए जाए। फॉर एग्जांपल बसेस में वो सफ़र, बसेस में वो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो उनको वो बेनिफिट मिलने चाहिए ऑल ओवर इंडिया, या कुछ उनको पेंशन वगैरह मिलती है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो याद रखना ये भी, ये कितने नंबर का होता है वो भी आपको याद रखना है। अ सिंगल यूनिवर्सल आईडी एक्सेप्टेड नेशन वाइड, 18 डिजिट कार्ड होता है ये, फॉर स्पेसिफिक कोड विद द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सीएमओ, डिसेबिलिटी टाइप्स, ईयर ऑफ बर्थ एंड रनिंग नंबर फॉर द सिक्योरिटी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 18 डिजिट का ये कार्ड नंबर होता है, 18 डिजिट का। कलर कोडेड की अगर बात की जाए तो कलर कोडेड भी इसमें होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वाइट जो होता है, वाइट होता है डिसेबिलिटी परसेंटेज इज बिलो 40%। एंड येलो अगर कार्ड है तो इसका मतलब है 40 से 80 तक वो रेंज कर रहा है। ब्लू कार्ड का मतलब है डिसेबिलिटी परसेंटेज इज अबव 80%। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कलर कोडेड यूडीआईडी कार्ड्स। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है 100 years ऑफ, आई होप कि दिस इज अंडरस्टूड। यूडीआईडी क्या था आपका? गवर्नर के बारे में, फिर हमने देख लिया मराठास के बारे में, रिवर स्वर्णमुखी क्यों जरूरी है, टुडे ऑपरेशन स्वर्णा चलाया गया, भारती क्या है, अपेडा के द्वारा ये चलाया गया, एंड देन वी हैव सेमिकॉन, या फिर आपका विक्रम 32। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ये न्यूज में चला हुआ था? क्योंकि 100 साल इसके पूरे हुए। तो 2025 मार्क्स द सेनेटरी ऑफ द, यानी कि 100 साल हुए हैं ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विच ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड सोशल डायनेमिक्स इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से शुरुआत होती है। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी ये? तो ये लॉन्च की गई जाती है पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा 1925 में। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट। तो 1925 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये मेंस के लिए भी जरूरी है। आपको क्वेश्चन प्रीलिम में भी आ सकता है ये, और मेंस में भी आ सकता है। अब हुआ क्या था इसमें, वो थोड़ा सा जानते हैं। एम्ड एट क्रिएटिंग अ सोसाइटी ऑन इक्वालिटी। क्या था? समानता, तर्कवाद, कि किसी चीज पर कोई तर्क होना चाहिए। कि मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि आप किसी छोटी जात से के हाथ से आप पानी नहीं पीते हैं, उसके पीछे तर्क क्या है? तर्क तो है नहीं कुछ, बस ये है कि उसके पीछे कास्ट सिस्टम चला हुआ है, तो तर्क होना चाहिए। अब मान लेते हैं आप पूजा कर रहे हैं किसी चीज की, आप किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई तर्क तो है नहीं। तो तर्कवाद को इसने और ज्यादा इसलिए किया, प्रमोट किया। आत्मसम्मान पर आधारित समाज का निर्माण इसने करना चाहा, जो जाति पदानुक्रम, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त है। तो इस चीज का ये उनका मोटिव था। व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1925 बाय पेरियार ईवी रामास्वामी? हमें याद होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंस के लिए जरूरी है। एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी कि जाति का उन्मूलन करना, तर्कवाद को बढ़ावा देना, ये तर्कवाद हो गया। महिलाओं की मुक्ति, महिलाओं की मुक्ति किस चीज से? विधवा पुनर्विवाह करना, तलाक और प्रजनन स्वायत्तता, और दूसरा संपत्ति के अधिकार इनको दिए जाने चाहिए। विमेन इमेंसिपेशन, प्रॉपर्टी राइट वगैरह सब कुछ मैंने अभी बताया आपको। ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए सभी की, पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, तभी इन सबसे ही पॉलिटिकल फ्रीडम आएगी ना। इसके लिए क्या क्या किया उन्होंने? स्ट्रेटेजी क्या अपनाई इसके लिए? जब ये कोई मूवमेंट शुरू होती है तो उसकी स्ट्रेटेजी भी होती है। तो वही स्ट्रेटेजी एडवोकेसी जर्नलिज्म। इन्होंने कूड़ी अरसू, एक वीकली जो पब्लिकेशन था, उसका यूज किया है इन्होंने टू स्प्रेड द रैशनल आइडियाज एंड पब्लिक डिबेट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस, कूड़ी अरसू। यहां पर भी ये लिखा होगा कहीं पर स्ट्रेटेजी में, यहां पर लिखा होगा शायद। ठीक है, यहां देखो कूड़ी अरसू है लिखा हुआ यहां पर, हेयर। तो कूड़ी अरसू यहां पर लिखा हुआ है, इसको आपने याद रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, self respect marriages introduced non ritual priestless unions later recognized in the law under the Hindu marriage, जो तमिलनाडु का अमेंडमेंट एक्ट है 1967 का सेक्शन 7A। मतलब से इनको कोई शादी विवाह के लिए उन्होंने कहा कि पंडित वगैरह की जरूरत नहीं है, जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जो हवन किए जाते हैं, उन सब की जरूरत नहीं है, हम पंडित के बिना भी शादी करवा सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस इस समय और ज्यादा प्रमोट की गई। मास मोबिलाइजेशन किया गया, मीटिंग्स करके,
तो ये सब चीजें, जैसे कि आपका दिस आइकनोक्लेज्म, इसका मतलब होता है कि जो धार्मिक सिंबल्स हैं उनका विनाश कर लिया, उनका उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा फिर। एंड कोएलिशन बिल्डिंग्स अक्रॉस द कास्ट एंड क्लासेस, और जाति और वर्गों के बीच गठबंधन का निर्माण। फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स। देन वी हैव, इसका अगर ओरिजिन देखा जाए, इस मूवमेंट का ओरिजिन 1925 के, तो 1925 में तो ये शुरुआत होती है ना 1925 में, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो 1916 में देयर वाज अ पार्टी दैट इज जस्टिस पार्टी। 1916 में इनिशिएटेड द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट बट कैटर्ड प्राइमरली टू द एलीट, वो एलीट वर्ग तक था, लेकिन अब बाद में जाकर के ये निचले वर्ग तक भी आ जाता है। और पेरियार ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, लेकिन 1925 में छोड़ देते हैं ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ऑन द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द गांधीज रिलीजियस पॉलिटिक्स। अगर गांधी जी का विचार देखते हैं तो वो ये नहीं मान रहे थे कि भैया जो वर्ण सिस्टम है वो खराब है, वो कह रहे थे वर्ण सिस्टम इज गुड बट कास्ट सिस्टम इज नॉट गुड। तो वो गांधी जी ये कह रहे थे, लेकिन वो सपोर्ट में थे वर्ना सिस्टम के। तो फिर बाद में जाकर के 1925 में पेरियार, ईवी रामास्वामी जो पेरियार हैं, ये रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से, और फिर 1925 में ये कूडी अरासू ये शुरू कर देते हैं तमिल और रैशनल आइडियाज, इसमें ये अपने बता देते हैं कि भाई ये हमारे रैशनल आइडियाज हैं एंड सो ऑन। पेरियार क्रिटिसाइज द जस्टिस पार्टी फॉर बीइंग elitist and urged for a more radical social reform agenda. रिजेक्टेड वर्णाश्रम धर्म, जैसे कि गांधी जी इसके पक्ष में थे वर्णाश्रम के, यहां पर भी है देखो वर्णाश्रम, गांधी जी इसके पक्ष में थे। तर्कवाद पर नए और ज्यादा फोकस दिया, द्रविड़ पहचान की राजनीति से प्रभावित हुए थे ये। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका कंटेम्प्रेरी तमिल सोसाइटी पर? पॉलिटिक्स या इसकी पॉलिसी जो थी वो आज की डेट में भी यहाँ पर शेप, आज की डेट में भी वो इम्पैक्टफुल है। लीगल इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए, नॉट इम्पॉर्टेंट। जेंडर, कल्चरल एंड लैंग्वेज, सिविक टेम्पर जो है उन सबको बढ़ावा दिया गया, लेकिन आप ये तो आप जान ही सकते हैं कि इससे क्या इंपैक्ट पड़े होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग। ये किस चीज से संबंधित है? क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकिल करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल का मतलब होता है एसेंशियल मिनरल्स फॉर द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एट रिस्क ऑफ सप्लाई डिसरप्शन। अब है क्या कि वे खनिज जो आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास के लिए बहुत जरूरी तो हैं, आने वाले समय जो हमारा अभी तक विकास चला हुआ है उसके लिए जरूरी तो हैं, लेकिन दे आर रिस्क ऑफ द सप्लाई डिस्ट्रप्शन, तो दे आर क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे हमारे पास है लिथियम हो गया, कोबाल्ट है। लिथियम का यूज किया जाता है रिचार्जेबल बैटरीज के लिए फॉर ईवीज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज किया जाता है। कोबाल्ट का यूज किया जाता है लिथियम आयन बैटरीज में एंड एयर स्पेस में, इन सब का यूज। रेयर अर्थ में एलिमेंट्स हैं, and then we have graphite, nickels, copper, aluminium, vanadium, tin, manganese, these all are critical minerals. तो critical minerals अब रिस्क ऑफ सप्लाई डिसरप्शन तो है, लेकिन साथ ही साथ में अगर सप्लाई सही तरीके से ना हो पाए तो हम इसका रिसाइकल भी तो कर सकते हैं ना। तो वो रिसाइकल करने के लिए ये 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम चलाया गया है बाय गवर्नमेंट फॉर टू रिसाइकल क्रिटिकल मिनरल्स। मिशन का क्या एम है? इज अ पार्ट ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ही एक पार्ट है कि हमें डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन रेजिलियंस को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फिर से जाकर के हमें रिसाइकिल करना पड़ेगा। और ये 6 ईयर के लिए चलेगा, इंप्लीमेंटेशन फॉर द 6 ईयर्स 2025-26 से 2030-31। तो हमें ये डेट भी याद रखनी है, 2025-26 से 2030-31 तक ही चलेगा। और टोटल बजट 1500 करोड़ का इसके लिए दिया गया है। ई वेस्ट को कवर करेगा, लिथियम आयन बैटरीज हो गए, जो इसके अवशेष बचे हुए हैं उनका पुनर्चक्रण किया जाएगा, जो व्यापक कच्चे माल का कवरेज सुनिश्चित करता है। बेनिफिशियरीज क्या हैं? जो लार्ज स्केल, जो डिजाइन फॉर द लार्ज स्केल रिसाइकलर्स एंड स्टार्टअप्स विद 1/3 ऑफ द फंड रिजर्व फॉर द स्मॉल एंड न्यू एंट्रीज। तो ज्यादातर जो पैसा दिया जाएगा वो तो बड़ी बड़ी कंपनी को दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत छोटी कंपनीज को भी दिया जाएगा जो ये रिसाइकलिंग का काम करेंगे। ठीक है, इसमें हम जाएंगे नहीं कि ये कितनी सब्सिडी दी जाएगी एंड सो ऑन, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 टुवर्ड अ सिंप्लीफाइड एंड इंक्लूसिव इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि दिस जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? जीएसटी को कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ये आपको बताना है। तो अभी 56 मीटिंग हुई थी जीएसटी की,
अब ये वाला जरूरी है आपके मेंस के लिए भी और ये आपके जरूरी है प्रीलिम्स के लिए भी। देखिए हुआ क्या है इसमें, अभी तक जो जीएसटी था, जीएसटी वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा रेट्स थे, 5%, 18%, 23%, 22%, जो भी था, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे रेट्स थे इसमें। अब कर दिया गया है कि हमें सिर्फ 3 रेट्स होंगे। 3 रेट कौन कौन से, एक 5% का, एक 18 का, अलॉन्ग विद 40% डीमेरिट रेट फॉर लग्जरी एंड द सेम गुड्स। लेकिन ये होते क्या है, तो इसके लिए जानते हैं एक एक करके की फीचर्स क्या है जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की। बहुत बार ये न्यूज में चला हुआ है जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स आखिरकार क्या है। रिलीफ दिया गया है फॉर कॉमन सिटीजंस एंड सोशल डायमेंशन की अगर बात की जाए तो पनीर देखो मैंने कहा कि 3 ही चीजें हैं, अब 5% का रेट है, 18% का रेट है और एक 40% का, ये अलग से है। ये दोनों तो आपने याद रख लिए और ये 40% का अलग से याद रखना है। इसके अलावा किसी पर जीरो भी कर दिया गया है, जैसे पनीर है, चपाती हो गया, पराठास हो गए, यूएसटी मिल्क हो गया। यूएसटी मिल्क क्या होता है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर मिल्क को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है और एकदम से उसको ठंडा भी कर दिया जाता है और उसको फिर फ्रिज में आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता है। दैट इज यूएसटी मिल्क। हेल्थ केयर सपोर्ट है, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। विजन जो स्पेक्टिकल्स हैं, जो चश्मे हैं, उनको 5% जीएसटी लगा है। अब डेली यूज जो गुड्स हैं उन पर रिड्यूस करके 5% तक आपका जीएसटी कर दिया गया है। तो आप सोचिए, ये जो डेली यूज की चीजें हैं, एसेंशियल आइटम हो गई, हेल्थ केयर सपोर्ट हो गया, डेली यूज गुड्स हो गए, इन सब का ज्यादातर इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, विमेन और वल्नरेबल ग्रुप हैं, उन पर ही ज्यादा असर पड़ेगा ना। उनके लिए जो जीवन अभी तक, मान लीजिए 18% तक किसी पर, मान लीजिए 22% तक किसी पर, तो वो उनके लिए अब सस्ता हो गया वो। साथ ही साथ में जो इंडस्ट्रीज हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए क्या किया है, देखो सीमेंट रेट कट कर दिए गए हैं। 28% जीएसटी लगाया जाता था सीमेंट पर और उसको 18% कर दिया गया है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और ज्यादा सहायता मिलेगी। वाइट गुड्स जैसे एसी है, टीवी है, डिश वॉशर है, रिड्यूस टू 18%, इंप्रूविंग कंज्यूमर्स डिमांड। वाइट गुड्स वो होते हैं जो बड़े बड़े ये टीवी फ्रिज वगैरह लगाते हैं ना अपने घरों में, उनको कहा जाता है वाइट गुड्स। तो उनको, उन पर भी जीएसटी रिड्यूस कर दिया गया है टू 18%। ऑटोमोबाइल्स जैसे स्मॉल कार्स हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, जो 350 सीसी से नीचे की बाइक्स हैं या उसके इक्वल हैं, एट 18%। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तो सिर्फ और सिर्फ 5% का आपका जीएसटी लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन बढ़ेगा और डिमांड रिवाइवल होगा। क्यों होगा, यहां पर देखिए, इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो और ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा जॉब्स हो सकता है बढ़ जाए। ऑटोमोबाइल्स पर, जो छोटी कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, पोल्यूशन पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। देन करेक्टिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी की अगर बात की जाए तो जीएसटी ऑन मैन मेड फाइबर कट टू 5%, है ना, यान टू 5%। तो जीएसटी जो मैन मेड फाइबर्स हैं उन पर भी कम कर दिया गया है। इनपुट्स जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड्स हो गए, उन पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। तो इससे अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, एक्सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो फार्मर्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0। देन इसके बाद अगर देखा जाए इंश्योरेंस और सर्विस सेक्टर की, इंश्योरेंस पर जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी 18% का लग रहा था उसको 0% कर दिया गया। तो इससे सोशल सिक्योरिटी जो कवरेज है और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि टैक्स उतना नहीं लग रहा है। जिम हो गए, सैलून्स हो गए, योगा सर्विसेज हो गई, उन पर भी जीएसटी कम करके 5% कर दिया गया है। सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम की अगर बात की जाए तो पहले 12, 15, 5 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गए, इस तरह की स्लैब्स थी अलग अलग। लेकिन अब उन स्लैब्स को 2 रेट में कर दिया गया है। और वो 2 रेट कौन कौन से है, एक 5% का और दूसरा 18% का, 2 ही रेट रखे गए हैं। प्लस ये 40% रेट क्या है, 40% फॉर लग्जरी एंड द सिन गुड्स। जैसे तंबाकू वगैरह खाते हैं, तंबाकू, खैनी हो गए, तो वो आते हैं सिन गुड्स में। और दूसरा आता है हमारे पास लग्जरी गुड्स। तो उनको डिस्करेज करने के लिए कि लग्जरी गुड्स हैं भैया, जिसके पास पैसा होगा वो लग्जरी गुड खरीदेगा। अब जिसके पास जीने के लिए पैसे नहीं है लेकिन तंबाकू बीड़ी खा रहा है तो वो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो तंबाकू, बीड़ी, शराब, ये सब चीजें जो हो गई उन पर तो आपका, शराब तो नहीं है इसमें, लग्जरी और सिन गुड्स में, तो उन पर 40% का जीएसटी लगा दिया गया। और बाकियों पर कम है, आपका 5 और 18% का लगा दिया है। ये लग्जरी गुड और सिन गुड्स, प्राइवेट जेट्स हो गए, पान मसाला हो गया, तंबाकू, एल्कोहल हो गए, इन पर 40% का जीएसटी लगा दिया गया है। ठीक है। फिस्कल कंसर्न है, कुछ एक स्टेट्स का कंसर्न ये भी है
फियर्स ऑफ 80,000 to 1.5 लाख करोड़ रेवेन्यू लॉस, कि भैया हमको इतना ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, कुछ एक स्टेट का मानना ये भी है। दिस इज द पॉलिटिकल डायमेंशन। एंड सेंटर एस्टिमेट्स नेट इंपेक्टेड 48,000 करोड़ बेस्ड ऑन 2023-24 डाटा, क्योंकि भैया कुछ एक स्टेट जो है उस पर इंपैक्ट तो डायरेक्टली पड़ेगा, तो कुछ एक स्टेट का मानना ये भी है कि हम पर डायरेक्ट असर पड़ेगा जब ये जीएसटी स्लैब जो 5 से 18% आप ऐसे सीधे सीधे कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एनालिसिस ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म 2.0, दिस इज फॉर मेंस। मेंस के लिए ऊपर वाला भी है लेकिन ये वाला भी है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है पहला, प्रो कंज्यूमर ओरिएंटेशन है, कंज्यूमर पर ज्यादा फोकस किया गया है, इंडस्ट्रियल को पुश मिलेगा, जैसे सीमेंट पर हमने जीएसटी कम कर दिया, डिस्टॉर्शंस कम हो जाएंगी। अब इक्विटी प्रिंसिपल अपहेल्ड है, नॉट इंपॉर्टेंट गुड्स जैसे ये है लग्जरी गुड्स हैं उन पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है। वीकनेसेस क्या है? रेवेन्यू अनसर्टेनिटी है फॉर स्टेट्स, कुछ स्टेट कह रही हैं हमें और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। डिपेंडेंस ऑन कंप्लाइंस एफिशिएंसी, जब लोअर रेट्स होंगे दे मे रिड्यूस रेवेन्यू अनलेस ऑफसेट ऑफ द हायर टैक्स बॉयंसी, जब तक हमारे पास ये बैलेंस ना हो जाए तो एकदम से टैक्स कम हो जाएगा। पार्शियल रिफॉर्म है ये। इसके अलावा और ज़्यादा जैसे कि अल्कोहल है, जो पेट्रोलियम है, वो तो इसके बाहर हैं, जो कि डेली यूज़ कर रहे हैं लोग। इम्प्लीमेंटेशन बर्डन है या ये सब चीज़ें, देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, इस पर तो आपको देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एकाथमीवा। एकाथमीवा क्या है? ये एक सिंगल सेल्ड अमीवा है। इट इज रिवील्ड दैट द एकांथिम्बा इज मोर वाइडस्प्रेड इन द केरला's वाटर बॉडीज देन थाउट अर्लियर। जो पहले सोचा जा रहा था कि पहले की तुलना में अब ये जो एकांथम्बा है या मोएबा, अकांथामोइबा है ये, तो ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है जो केरल के वाटर बॉडीज हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये फ्री लिविंग वन सेल्ड अमीबा है, सिंगल सेल्ड है ये। तो सिंगल सेल्ड अमीबा है जो आपका नेचर में मिलता है, वाटर में, सॉइल में और डस्ट में हमें देखने को मिलता है ये। लेकिन अगर जो केरला वाला देखा तो वहां पर ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है। अब कैन कॉज डिजीज इन ब्रेन, स्किन, आईज एंड साइनस प्रॉब्लम ये कर सकता है क्रिएट। एंट्री रूट इसका है, एंट्री कहां से हो सकता है? प्रवेश मार्ग त्वचा के घावों के माध्यम से जा सकता है, फेफड़े या नाखूनों के माध्यम से सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों के संपर्क में हो सकता है। अब ब्रेन को इफेक्ट करता है तो ये आप याद रखना है, साथ ही साथ में आंखों को भी ये इरिटेट करता है, जैसे यहां पर है। दिस इज एकांथमीबा केराइटिस। तो ये जैसे आंखों में जाता है, एक्टिव फॉर्म है इसका, फिर यहाँ पर गया अमीबा का इन्फेक्शन चले गया, ये आइरिस में चले गया और यहाँ पर इस तरीके का ये हो जाता है, ये सिस्ट फॉर्म हो जाता है आंखों में, तो उससे आई इन्फेक्शन हो जाता है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वी हैव डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इज ऑल सेट टू डिक्लेयर इंडियाज न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। और ये है कहां पर? एक तो यहां पर देखो डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इस डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब बनाने की कोशिश की जा रही है टाइगर रिजर्व। अगर आप यहाँ के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे टाइगर रिजर्व आपको देखेंगे, जैसे सिंपलीपल टाइगर रिजर्व है, ये आपका सिंपलीपल टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा हमारे पास है देखो सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व हो गया है। तो इस तरीके से टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, और अब डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है इसको भी टाइगर रिजर्व बनाने की पहल चली हुई है। ये भारत का 59 टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ये आपने याद रखना है कि अभी टोटल भारत में 58 है और ये 59 बन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। कहां पर है ये? बराईगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न ओडिशा में है। कहां पर है? नियर हीराकुंड डैम एंड द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड बिल्ट ऑन द महानदी रिवर। तो उस नदी के उसके हीराकुंड बांध के समीप ही ये आपका है। डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना अब है कि टाइगर रिजर्व को घोषित किया जा रहा है, तो इसको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया था हमें पता होना चाहिए। नोटेड फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साय used this Barapatara inside the sanctuary as his base during the rebellion against the Britishers. तो you have to remember this, कई बार आ गया। तो वीर सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान बारापथरा अभ्यारण्य के अंदर है ये, अपने आधार के रूप में इसको इस्तेमाल किया था। मिक्स्ड और ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पर, साल, असना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फोना, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। मेजर प्रोटेक्टेड एरिया है ये उड़ीसा में।
इसके अलावा जो नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिम्पलीपल नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। तो इसके साथ ही ये 59th यहाँ पर टाइगर रिजर्व बन जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस अबाउट डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा ही रह गई है, बाकी तो गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो ये भी हो गया है। द यूनियन मिनिस्टर, एक मिनट जरा मैं देख लूँ बीच में रिकॉर्डिंग चली हुई है या नहीं चली हुई है, और साथ में आप भी अपना थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक इन द सेंस, एक मिनट, ब्रेक का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अगर रेस्ट लेना चाहते हैं आप रेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद देख लो, अपने नोट्स बना लो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि एकदम से आप इतना सारा डाटा कंज्यूम करेंगे तो याद नहीं रहेगा, वो सीधी सी बात है। ओके, सो वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रिलीज दिस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 लॉन्च किए गए हैं। हमें देखना है कि इसमें रैंक क्या क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड इन 2015 में इसको जारी किया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था कि रैंक करना है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग करना है। जब हम रैंकिंग कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन कहाँ पर कितना अच्छा पढ़ा रहा है। देयर आर 5 पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स हैं, किस तरीके वहाँ पर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है, ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या हैं, लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, टीचिंग, इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं। 17 कैटेगरीज हैं, हमें वहाँ पर नहीं जाना है, हमें देखना है कि ओवरऑल टॉपर कौन है। ओवरऑल टॉपर है IIT मद्रास, सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार आप देख रहे हैं IIT मद्रास में भी, जब से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि अगर आप ये रैंकिंग आ रही है तो उसमें IIT मद्रास इज ऑन द फर्स्ट रैंक। देन IISc बेंगलुरु टॉप द यूनिवर्सिटीज कैटेगरी फॉर द 10th consecutive year. Same. And IIM Ahmedabad retained first position in the management category for the 6th consecutive year. And AIMS New Delhi topped for the medical category for the 8th consecutive year. तो सारे सेम ही है ये। IIT रुड़की first in the architecture and the planning category 5th consecutive year में। And then we have Bengaluru retained first position in the law category. जामिया मिलिया न्यू दिल्ली में है first in the pharmacy category for the 2nd consecutive year. तो ये सारे के सारे सेम ही हैं, इसमें कोई चेंज ही नहीं आए हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। लेकिन ये कब से शुरू हुए हैं, क्यों शुरू किए गए हैं, ये हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी आपका मेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्टली ये लाइन देखते हैं HAS में डेमोग्राफी के बारे में। तो इंडियाज डेमोग्राफिक शिफ्ट 2025 में इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स पोजीशन एज अ यंग नेशन विद लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन। लेकिन जो रिसेंट के ट्रेंड्स हैं दैट शोज दैट देयर इज अ फॉल इन टोटल फर्टिलिटी रेट to 1.9 below the replacement rate of 2.1, signaling a shift that could reshape India's social and economic structure in the coming decade. कि अब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला अपने पूरे जीवन भर में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो वो हो गया आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। तो वो अब कम हो रहा है, जैसे कह रहे हैं कि देयर आर ट्रेंड्स, नेशनल जो TFR है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है 1.9 इन 2023 फ्रॉम 2.1 इन द प्रीवियस ईयर। तो 2023 में उसमें कमी आई है। जबकि जो रूरल है, अगर ये तो नेशनल में है, अगर रूरल की बात की जाए तो दिस टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1 मैचिंग द रिप्लेसमेंट रेट जो पहले था आपका। अर्बन में अगर बात की जाए सिग्निफिकेंटली अब कम हुआ है कि वहां पर जो बच्चे हैं, महिलाएं कम बच्चों को जन्म दे रही हैं अगर आप अर्बन की बात करते हैं। इंटर स्टेट वेरिएशन है, कुछ एक स्टेट है हाई फर्टिलिटी स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। लो फर्टिलिटी रेट्स हैं जहां बहुत ज्यादा शहरीकरण देखने को आपको मिल चुका है, तो जैसे दिल्ली है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है। इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ज्यादा फोकस किया है, लोग बाहर निकल चुके हैं, तो स्मॉल फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज, वो सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी लीडिंग टू अ ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन। चाइल्ड पॉपुलेशन की अगर बात की जाए श्रिंक हो रही है 0 से लेकर 14 ईयर जो पॉपुलेशन है। 60 प्लस पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू बी एक्सीडेड बाय 20% बाय 2050। दिस इज कंसर्निंग, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है कि जब 2050 तक हो जाएगा तो 20% की, अगर हमने अभी जो अपना डेमोग्राफी है, जो डेमोग्राफी डिविडेंड है, हमने अभी सही तरीके से इसको यूज नहीं किया तो आने वाले समय में ही एक बर्डन के रूप में भी होगा। जैसे कि USA में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, क्योंकि
वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड था एक समय पर, वैसे ही भारत में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हमने सही तरीके से यूज नहीं किया तो बाद में जाकर के बर्डन ही होगा ना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा जबकि आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलेगी उससे, तो बर्डन ही होगा फिर वो इकोनॉमिक बर्डन, ऐसा तो नहीं है कि फैमिली बर्डन। आजकल तो फैमिली बर्डन भी चला हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ की अगर बात की जाए, रीजन फॉर फॉलिंग फर्टिलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आ चुके हैं, देयर आर विमेन्स एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, एंड देन फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो देर आर सेवरल रीजन, लेकिन हम इससे यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। कल्चर शिफ्ट हो चुका है, गवर्नमेंट, देर आर सेवरल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इम्प्लीकेशन ऑफ द एजिंग पॉलिसी, जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जब बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे तो उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो डेमोग्राफिक थ्रेट टू डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, एंड इंक्रीज डिपेंडेंसी रेशो हो जाएगा, जो बूढ़े लोग हैं उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी ना, लेबर का शॉर्टेज हो जाएगा, इंटरस्टेट माइग्रेशन एंड सोशल टेंशन बढ़ जाएगी, प्रेशर ऑन हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज, जेंडर एंड सोशल डायनामिक्स हो जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा उस चीज़ के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीजन स्पेसिफिक एंड पॉलिसीज हमें कुछ बनानी पड़ेगी, पॉपुलेशन पॉलिसी, जैसे कुछ एक स्टेट है वहां पर हाई फर्टिलिटी रेट है या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो रीजन स्पेसिफिक बनानी पड़ेंगी ना हमें पॉलिसीज, या फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल में, सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सपेंशन एंड एल्डरली केयर करना पड़ेगा, ये सब चीजें यू हैव टू रिमेंबर दिस, तो आपको ये पढ़ लेना इससे। इंटरनेशनल कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो जापान एंड साउथ कोरिया ने क्या किया, तो जापान एंड साउथ कोरिया ने बेहद कम प्रजनन क्षमता और बढ़ती उम्र की आबादी के कारण श्रमिकों की कमी और आर्थिक ठहराव हुआ है। उनका अनुभव समय पर सामाजिक सुरक्षा और आवर्धन नीतियों, यहीं से पढ़ते हैं, labor shortage and economic stagnation, their experience highlight the need for the timely social security reforms and immigration policies। जैसे कि जापान और साउथ कोरिया में हमें देखने को मिलता है कि भैया उन्होंने अगर टाइमली नहीं पॉलिसी बनाई तो हमें तो बनानी पड़ेगी, जैसे चाइना ने बनाई, तो चाइना ने टाइमली पॉलिसी बना दी थी, एजिंग पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन चाइल्ड पॉलिसी लानी पड़ेगी। यूरोपियन कंट्रीज है, countries like France and Sweden have successfully increased fertility rates with generous parental leaves, child care support and family friendly work policies। तो हम इन दूसरे जो देश हैं वहां से कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड मून। अब ये ब्लड मून क्या होता है, ब्लड मून देखने को मिला, टोटल लूनर एक्लिप्स भी आप इसको कहते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स, जैसे ये हमारे पास है प्यूनिम्ब्रल, दिस इज पार्शियल, प्यूनिम्ब्रल है, एक पार्शियल है और एक आपका टोटल है। जब पूर्ण तरीके से बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जैसे ये सन है, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, और फिर हमें दिख रहा है यहां पर मून, तो अर्थ और सन और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और उसे पूरी तरीके से वो ढक देता है, उसे ही आप कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स या फिर ब्लड मून। ठीक है, अकर्स ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स, कब होता है ये, टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान होता है। अर्थ ब्लॉक कर देती है सनलाइट को, ये देखो अर्थ जो कर रही है ना, यहां से जो सनरेज आ रही हैं तो उनको ब्लॉक किया जा रहा है पूरा पूरा। एटमॉस्फेयर एंड स्कैटर्ड शॉर्टर वेवलेंथ्स एंड रेड लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑनटू द मून सरफेस, तो मून के बाहर वाला ये हमें दिख जाता है, फिर ब्लड मून लाल दिख जाता है क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से लाल लाइट हमें दिख रही है सिर्फ। तो क्या होता है, सेलेशियल अलाइनमेंट, यानी कि पहले आपका सन है, ये सन हो गया, सन के बाद अर्थ आ जाती है, फिर आपका मून आ जाता है। 2 to 4 टाइम्स ईयर होता है, नॉट ऑलवेज विजिबल इन इंडिया, तो भारत में तो हर बार विजिबल नहीं होगा, लेकिन 2 से 4 बार ये होता है साल में। फुल मून के टाइम पीरियड में होता है ये, एंड ब्लड मून कलर फिनोमिना एंड ब्लू मून इज एक्स्ट्रा फुल मून इन कैलेंडर ईयर। वो हम जानते हैं कि दूसरे में जानते हैं कि जो ब्लू मून है वो क्या होता है। रेड मून तो हमने देख लिया अभी, सॉरी एक तो हमने देख लिया अभी ब्लड मून क्या होता है, ब्लड मून या फिर टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान होता है। ब्लू मून का मतलब होता है एक्स्ट्रा फुल मून इन अ कैलेंडर ईयर। दो फुल मून आते हैं इन वन मंथ, वन मंथ में ही हमें देखने को मिल जाता है 2 फुल मून, उसे कहा जाता है ब्लू मून। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ब्लू मून दिखा फर्स्ट को एंड सेकंड को, किसी भी डेट को, किसी भी तारीख को, जैसे मार्च मान लेते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, तो 1 और 2 का आता है, फिर उसके बाद हो सकता है 30-31 को आ जाए, 30-31 को आ जाए, 30 को आ जाए, 31 को आ जाए, तो एक ही महीने में 2 जो फुल मून देखने को मिलते हैं उसे ही कहा जाता है आपका ब्लू मून। सुपर मून क्या होता है, जब मून कोइंसाइड करता है, फुल मून कोइंसाइड विद द पेरिजीज, पेरिजी मतलब से क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द मून टू द अर्थ, पेरिजी। अब बताइए जब अर्थ सन के नजदीक होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक होता है आपका पेरिजी, एक होता है एपोजी। ठीक है, एक होता है आपका पेरिजी, एक होता है एपीजी।
आप मुझे बताइएगा पेरिहिलियन और एफिलियन में क्या अंतर होता है, पेरिहिलियन और एफिलियन में क्या अंतर होता है। इतने टाइम में आप थोड़ा बहुत टाइम लिखने के लिए तो निकाल ही सकते हैं ना, पेरिहिलियन और एफिलियन क्या होता है, ताकि आपको याद रहे। एक तो हमने जान लिया कि पेरिजी और अपोजी क्या होता है। पेरिजी का मतलब है क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द मून टू द अर्थ, और एपीजी का मतलब होता है फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द मून टू द अर्थ। तो इसलिए हमें क्या दिखता है, 40% बिगर दिखता है, उसे कहा जाता है सुपर मून। एक हार्वेस्ट मून होता है जिस समय ये नियरेस्ट होता है ऑटोमोनल इक्विनॉक्स के। इक्विनॉक्सेस, दो इक्विनॉक्सेस होते हैं ना, तो ऑटोमोनल जो इक्विनॉक्स होता है उसके दौरान जो मून दिखाई देता है उसे हम कहते हैं हार्वेस्ट मून। एक होता है पिंक मून, जिस समय फॉलेक्स जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे होते हैं, इसलिए कहा जाता है पिंक मून, अप्रैल के टाइम पीरियड में। एक होता है ब्लैक मून, जो सेकंड न्यू मून होता है इन सेलेक्टेड इन सेकंड कैलेंडर मंथ, उसे कहा जाता है ब्लैक मून। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेमिंगो मिसाइल। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, फ्लेमिंगो मिसाइल के बारे में। यूक्रेन ने इसको अनवील किया है, दिस न्यू क्रूज मिसाइल, दिस इज नॉन एज फ्लेमिंगो। तो याद रखना है आपने, 5 पॉइंट डिफेंस कंपनी है, लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल है, 3000 किलोमीटर तक ये जा सकती है, कैरी कर सकता है 1150 किलोग्राम का पेलोड, और मैक्सिमम वेट 6000 केजी तक की कर सकता है। तो टेक ऑफ वेट अगर देखें तो बाकी चीज़ इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। 900 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा सकती है। लेकिन ये याद रखना, फ्लेमिंगो जो मिसाइल है हाल ही में किसने अनवील की, तो यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का चला हुआ है साथ में। व्हाट इंडिया शुड डू टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंट सिटीज, दिस इज फॉर मेंस, और ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये मेंस के लिए जरूरी है, प्रीलिम में नहीं आएगा यहां से। भारत क्या कर सकता है, भारत क्लाइमेट रेजिलियंट सिटीज को बनाने के लिए क्या कर सकता है। अगर अर्बनाइजेशन की बात आती है, अर्बनाइजेशन इज अ कंसेप्ट जो आप देखते हैं, तो इसलिए यही जरूरी हो गया हमारे लिए, तो इसको आप खुद से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अपतानी ट्राइब। वाई इट वॉज इन न्यूज, बिकॉज अपतानी ट्राइब द जीरो वैली है अरुणाचल प्रदेश की, इज द लास्ट जनरेशन टू बियर द ट्राइब्स ट्रेडिशनल फेशियल टैटूज एंड वुडन नोज प्लग्स। जैसे यहां पर आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर वुडन नोज प्लग्स। अ प्रैक्टिस बैन इन 1970, तो 1970 में इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये ट्राइब जो है इसको अपनाती है। वुडन नोज प्लग्स हो गए या फेशियल टैटूज हो गए, वो अपनाती है अपतानी ट्राइब्स। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द जीरो वैली ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ये तानी लैंग्वेज, स्पोकन लोकल लैंग्वेज, जिसको हम तानी कहते हैं, ये वर्शिप करते हैं सन और मून को। फेस्टिवल यहाँ पर चलते हैं ड्री, मयोको, याप्योंग, मुरुंग, अगर याद रहते हैं ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। हार्वेस्ट के फेस्टिवल भी बनाते हैं, बम्पर हार्वेस्ट, लेकिन ये जरूरी नहीं है आपके लिए। इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग चलती है यहाँ पर, 3 वेराइटीज है राइस की यहाँ पर, तो ये याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी जरूरी नहीं है। वैसे यहाँ जरूरी नहीं है। जंगली वनस्पतियों की सुरक्षा करते हैं ये। जेनीफ्रीज अपतानी का नाम जंगली वनस्पति और जीवों के संरक्षण में उनकी सरलता को मान्यता देने के लिए प्रमुख अपतानी समुदाय के नाम पर रखा गया है। जेनोफाइरस अपतानी फ्रॉग इज नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट अपतानी कम्युनिटी, इन कम्युनिटी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट वी हैव फूजियान। फूजियान चाइना के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एयरक्राफ्ट कैरियर। फूजियान इंपोर्टेड, याद रखना आपको, इंपोर्टेड फूजियान, ठीक है। इससे पहले हमने जो देखा था यहां पर, व्हाट वाज दैट, यूक्रेन ने अनवील किया अभी हाल ही में फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो हमने याद होना चाहिए। और साथ ही साथ में चाइना ने फूजियान अभी अनवील किया है फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये देखो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, एयरक्राफ्ट है तो इसको कैरी भी करना पड़ेगा। कैरी जब करेंगे तो उसके लिए रनवे भी चाहिए होगा, तो यही रनवे देता है। देखो यहां से यहां तक रनवे देता है, छोटा सा रनवे होता है, और उसमें ये उड़ान भर लेता है। अब क्योंकि उसमें जो यूज किया गया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स यूज किए गए हैं। जैसे कि इससे पहले जो यूज किया था दैट वाज यूज्ड, यहीं पर लिखा होगा कहीं पर, गिराल्ड, ये चीजें, स्काई जंप रैंप्स यूज किए जाते थे। जैसे कि पहले थोड़ा स्लोप दिया जाता था नीचे को, कि यहां से नीचे को आएगा तो यहां से स्लोप मिल जाएगा ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए। लेकिन यहां पर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स यूज किए गए हैं, वो छोटे से टाइम पीरियड में एकदम से स्पीड हासिल कर लेते हैं जो यहाँ के जो एयरक्राफ्ट इस पे होंगे। तो दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये कैरियर कैरी कर रहा है एयरक्राफ्ट को, और उनको उड़ने के लिए वो यहाँ से पूरा का पूरा रनवे भी दे रहा है। ये छोटा सा रनवे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रनवे दे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है जब यहाँ पर हमें एयरक्राफ्ट चलाने हो। तो फर्स्ट है ये फूजियान्स फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, फ्लैट डेक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स लॉन्च इसमें यूज किए गए हैं टू इनेबल कैरी एंड मोर हैवियर
आर्म्ड जेट फाइटर्स, तो ये हमें याद रखना है। इसके साथ में ही अगर देखा जाए तो यूएसए के बाद ये सेकंड है, इज नॉट, ये न्यूक्लियर पावर नहीं है। विद एन एस्टिमेटेड ऑपरेशनल रेंज 8,000 से 10,000 नॉटिकल माइल्स तक ये जा सकता है। तो ये है, हमें याद रखना है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। बांग्लादेश अभी पहला साउथ एशियन कंट्री बना है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बांग्लादेश पहला साउथ एशियन, आई थिंक बैटरी भी खत्म होने वाली है, बीच में कहीं बैटरी खत्म हो गई तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा एक दो, तो वो आप कवर कर सकते हैं। तो बांग्लादेश पहला ऐसा कंट्री बना है, फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू एक्सीड टू यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन इन 2025। इंपॉर्टेंट, याद रखना ये। यूएन वाटर कन्वेंशन की अगर बात की जाए तो अडॉप्टेड इन 1992, हेलसिंकी इन फिनलैंड, केम इनटू फोर्स इन 1996। याद रखना, भारत इसका मेंबर नहीं है। मेन प्रोविजन आर दीज, लेकिन भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। इथोपिया, इसने अपना इनॉग्रेट किया है एशिया का, अफ्रीका का बिगेस्ट डैम। और कौन सा बिगेस्ट डैम है वो आपका, ये ग्रेट रिनाइंसिस डैम। यहाँ पर देखो, ग्रेट रिनाइंसिस डैम यहाँ पर बना हुआ है, ये इथोपिया हो गया और यहाँ पर इजिप्ट हो गया। तो इजिप्ट ने कहा कि भैया ये तो आप बीच में जो हमारी रिवर है उसको रोक दोगे तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके साथ ये वाला खत्म है, क्योंकि बैटरी खत्म होने जा रही है, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका, कुछ नहीं है। ये अफ्रीका बिगेस्ट डैम इन्होंने इनॉग्रेट किया है इथोपिया ने, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इथोपिया, ये ग्रेट इथोपियन रिनाइंसिस डैम यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर। तो एक तरफ व्हाइट नाइल जा रही है, एक तरफ ब्लू नाइल जा रही है। तो ये ब्लू नाइल है, ये आपकी व्हाइट नाइल हो गई। ठीक है, ब्लू नाइल, ये व्हाइट नाइल हो गई और दूसरी ब्लू नाइल है। इस ब्लू नाइल पर ही आपका ये डैम बना हुआ है। उसके बाद सूडान आता है, फिर आपका इजिप्ट आता है। इजिप्ट में ही आपका असवान हाई डैम बना हुआ है इसी रिवर पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। दिस वॉज पार्ट 1। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 रह गए हैं इसके, और फिर आपका टेस्ट भी होगा। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। जितने भी हैं इनका नोट्स अच्छे तरीके से बना लेना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।